नमस्कार दोस्तों, गार्गी क्लासेस पर आपका स्वागत है। डेट आज की 4 अप्रैल 2022 और देख लेते हैं इंडियन एक्सप्रेस के एडिटोरियल आइडिया पेज से इंपॉर्टेंट आर्टिकल्स जो अभी हम इस वीडियो में डिस्कस करने वाले हैं। देखो, आज हम 3 आर्टिकल्स डिस्कस करेंगे। पहला आर्टिकल तो रहेगा ये काउंटिंग द रूबल्स। जिस तरीके से हमें रशिया के द्वारा ऑफर किया जा रहा है कि आपको सस्ती दरों पर, सस्ती रेट्स पर हम क्रूड ऑयल अवेल कराएंगे, उस केस में वेस्टर्न कंट्रीज़ के द्वारा इंडिया पे जो प्रेशर बनाना कि जी इंडिया को रशिया के साथ में इस तरीके से रिलेशंस नहीं रखने चाहिए, तो सवाल ये उठता है कि वेस्टर्न कंट्रीज़ ने क्या अपनी एनर्जी रिक्वायरमेंट जो कि वो रशिया से फुलफ़िल कर रहे हैं उस पर डिपेंडेंसी कम कर दी क्या? तो उसका हम जवाब समझेंगे। दूसरा आर्टिकल एम्प्लॉयमेंट विद डिग्निटी। इस आर्टिकल में हम जानेंगे कि जो वुमेन है इनका ऑलरेडी लेबर फोर्स में पार्टिसिपेशन बहुत कम है, इसको हम इंक्रीज़ कैसे कर सकते हैं, क्योंकि कोविड-19 के बाद में जो इम्पैक्ट लेबर पार्टिसिपेशन में आया है उसमें फीमेल्स को ज़्यादा प्रॉब्लम्स का सामना करना पड़ा है। तो इस पॉइंट ऑफ व्यू से इस आर्टिकल को देखेंगे। और तीसरा आर्टिकल जो हम देखेंगे वो रहेगा रैंपिंग अप रिन्यूएबल। इसमें ये बताया जा रहा है कि जो टैरिफ सिस्टम होता है उसमें 2 तरीके के टैरिफ्स होते हैं और वो 2 तरीके के टैरिफ्स को अभी रिन्यूएबल एनर्जीज़ के साथ में ऐड करने की ज़रूरत है। उसके क्या फ़ायदे हैं, क्या नुकसान है, उस पॉइंट ऑफ व्यू से इस आर्टिकल को देखेंगे। तो 3 आर्टिकल्स हैं, तीनों को देखते हैं डिटेल में। फर्स्ट आर्टिकल है एम्प्लॉयमेंट विद डिग्निटी। आर्टिकल को लिखा गया है रंजना दास जी ने, रंजना दास जी के द्वारा। इनका ये कहना है कि फीमेल लेबर फोर्स पार्टिसिपेशन की हम बात करें तो इंडिया में पहले से कम है और रही सही में और झटका मिल गया जब पेंडेमिक आउटब्रेक हुआ। वुमेन की अगर हम बात करें तो जब लॉकडाउन लगाया गया तो सबसे पहले अगर किसी की रोजगार हाथ से निकली तो वो वुमेन ही सबसे पहले थी। तो ऐसे में लेबर फोर्स पार्टिसिपेशन सितंबर टू दिसंबर 2021 के बीच में अगर हम देखें तो फीमेल लेबर फोर्स पार्टिसिपेशन वाज ओनली 9.4% इस पीरियड के लिए। और ये डेटा है किसका? CMIE का, सेंटर फॉर मॉनिटरिंग इंडियन इकोनॉमी। ये मानो कि 2016 में जब पहली बार फीमेल लेबर फोर्स पार्टिसिपेशन से रिलेटेड डेटा रिलीज हुआ था, तब से लेकर अभी तक का लोवेस्ट फीमेल्स का लेबर फोर्स में पार्टिसिपेशन लेवल अभी चल रहा है। तो ये चीज़ क्या शो कर रही है कि वाकई में पेंडेमिक ने बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम क्रिएट की है। अब देखो, इस चीज़ को हम थोड़ा और डिटेल में समझते हैं। तो यहाँ पर राइटर ये बताना चाह रही है कि आज के टाइम पर ये जो फीमेल लेबर फोर्स पार्टिसिपेशन है ये बहुत ही कम है। ज़रूरत है कि कुछ फैक्टर्स हैं, कुछ प्रॉब्लम्स हैं जो कि लंबे समय से आ रही हैं और उन लंबे समय से आने वाली प्रॉब्लम्स को इस पेंडेमिक के बाद में जो लॉकडाउन्स लगाए गए हैं उन्होंने और ज़्यादा बिगाड़ दिया है। तो ऐसी परिस्थितियों में वुमेन को एक सही तरीके से सेफ वर्किंग प्लेस की ज़रूरत है, कहीं पर कोई डिस्क्रिमिनेशन ना हो, इस तरीके का माहौल होना चाहिए। मेल डोमिनेटेड सोसाइटी या मेल डोमिनेटेड जहाँ पर भी वर्क प्लेस होगी वहाँ पर उनके पॉइंट ऑफ व्यू से इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप करनी चाहिए। तो ऐसे में एक प्रॉपर अटेंशन डिज़र्व करती हैं फीमेल्स, क्योंकि सीधी सी बात है हमारे देश की 50% के अराउंड पॉपुलेशन जो है फीमेल पॉपुलेशन है और उसमें से अगर केवल लेबर फोर्स में पार्टिसिपेशन 9.8% है, इसका मतलब हमने 42% जो ह्यूमन रिसोर्स है उसको यूटिलाइज ही नहीं किया है हमारी इकोनॉमी के लिए। और ज़्यादा प्रॉब्लम तो तब आती है कि इनफॉर्मल और अनऑर्गेनाइज सेक्टर में पार्टिसिपेशन अगर देखें तो वहाँ पर सिचुएशन और ज़्यादा बिगड़ जाती है, क्योंकि आज हमारे देश में रूरल या अर्बन एरिया में आप नोटिस करो, अभी हम डेटा देखेंगे कि जो फीमेल्स का लेबर फोर्स में पार्टिसिपेशन है ना, वो अनऑर्गेनाइज सेक्टर में पार्टिसिपेशन है। मतलब जिसके ऊपर कोई गवर्नमेंट का कंट्रोल नहीं, गवर्नमेंट के कोई रेगुलेशन फॉलो करने की हेडेक नहीं होती, इस तरीके के इंस्टीट्यूशन। तो इनफॉर्मल इकोनॉमी की आज हमारे देश में हम बात करें, राइट, तो एग्रीकल्चर सेक्टर सबसे ज़्यादा इनफॉर्मल सेक्टर में जॉब देने वाला सेगमेंट है। अब उसके बाद में मैन्युफैक्चरिंग, फिर बाद में ट्रेड और फिर कंस्ट्रक्शन, ये सीक्वेंस वाइज हम कंसिडर कर सकते हैं। तो ऐसे में रूरल अर्बन डिफरेंशियल्स को अगर हम समझे कि इनफॉर्मल जो अनएम्प्लॉयमेंट है या एम्प्लॉयमेंट है वो किस तरीके से है, तो बात ऐसी है कि रूरल एरियाज़ में जितना भी जितना भी जॉब क्रिएट होता है ना, उसमें 96% तो इनफॉर्मल जॉब्स क्रिएट होती हैं रूरल एरियाज़ में। उनमें से फीमेल का पार्टिसिपेशन कितना है? 98%। मतलब गांव में रहने वाली महिलाओं को जो रोजगार मिल रहा है उन 100 महिलाओं में से 98 फीमेल जो कि गांव में रोजगार करती हैं वो सारी इनफॉर्मल सेक्टर में काम करती हैं।
ठीक है, बची हुई 2 हैं वो केवल फॉर्मल में जाती है। इसके अलावा मेल्स का कितना परसेंट है? मेल्स में 95% है वो इनफॉर्मल में है, रिमेनिंग 5% फॉर्मल में है। ये रूरल सिनेरियो है। तो दूसरी तरफ अगर अर्बन एरियाज की हम बात करें तो वहां पर 79% जो है जॉब्स अर्बन एरियाज में इनफॉर्मल सेक्टर में आती हैं। उनमें फीमेल वर्कर्स का कितना है? 82% और मेल वर्कर्स का 78%। तो इस तरीके से आप देखो कि पहली चीज तो इनफॉर्मल सेक्टर और फिर उसमें भी फीमेल्स का पार्टिसिपेशन, कि फीमेल्स का पार्टिसिपेशन फॉर्मल के कंपैरिजन में इनफॉर्मल में कितना है। तो आप चाहे फिर नोटिस करो अर्बन एरियाज की, अर्बन एरिया में 82% और रूरल एरिया 96%। इसका मतलब हमारे देश में कितनी पॉपुलेशन, जो पहली चीज़ तो कितना लेबर फोर्स का केवल 9.8% पार्टिसिपेशन फीमेल्स का है और उसमें से भी 82% जो है इनफॉर्मल सेक्टर में है। और सबसे ज़्यादा आपको पता है लॉकडाउन की वजह से क्राइसिस का सामना ही इनफॉर्मल सेक्टर को करना पड़ा है। तो यहाँ पर ज़रूरत क्या है कि हम केवल डेटा को अंडरस्टैंड करें, इससे छोड़ दें नहीं। और दूसरी चीज़, ये तो चलो पेंडेमिक की वजह से हो गई, इसके पहले भी कोई फीमेल का जो पार्टिसिपेशन था वो इतना अच्छा नहीं था फीमेल्स का, क्योंकि एक तो हरासमेंट से लेकर के, सेक्सुअल हरासमेंट से लेकर के रेप तक के प्रॉब्लम्स, जब भी कोई जॉब करने जाए तो, जब भी कोई काम करने जाए तो मेल डोमिनेटेड वर्क प्लेस होने की वजह से बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम होती है। चाहे वो लेबर कॉन्ट्रैक्टर जिसने जॉब दी है, जॉब दिलाने की बात की है, वो फिर वहाँ पर अपने फेवर की कोई बात करे, या विमेन वर्क प्लेसेस पे जो बेसिक एमिनिटीज़ होती हैं जैसे टॉयलेट होना या क्रैच फैसिलिटी होना, ये सारी चीज़ें बिल्कुल भी नहीं मिलती हैं। तो ऐसी परिस्थिति, और मिलती भी हैं तो बहुत कम मिलती हैं। तो ऐसी परिस्थितियों में जो इनफॉर्मल सेक्टर में जो इश्यूज़ हैं इनको सेटल करने की ज़रूरत है। तो राइटर ये बता रही हैं कि अभी रिसेंटली ऑक्सफैम इंडिया ने टी प्लांटेशन, असम, दार्जिलिंग वाला एरिया, वेस्ट बंगाल वाला एरिया, ठीक है, जो हिमालयन फुट हिल्स में जो चाय की खेती होती है उधर, ठीक है, वहाँ पर जो टी प्लांटेशन वर्कर्स हैं उनसे बातचीत की गई, इन्वेस्टिगेट किया गया कि भाई कैसा सिस्टम चल रहा है। तो वहाँ पर है कि सिस्टम बहुत ही ज़्यादा हायरार्काइकल है, दैट मीन्स लेवल्स बहुत ज़्यादा डिवाइडेड है, और लेवल्स में भी बॉटम लेवल पे जो वर्कर्स का काम है वो ज़्यादातर फीमेल्स के द्वारा कराया जा रहा है। इसका मतलब उनको अपर लेवल पर पहुँचने में प्रॉब्लम आ रही है। दूसरी चीज़ कि उनके साथ में जो माइग्रेंट का स्टेटस है, भाई सीधी सी बात है, चाय के बागानों में काम करने के लिए बंगाल से, बिहार से, झारखंड से या उधर नॉर्थ ईस्ट से जो आदिवासी लोग हैं वो आते हैं रोज़गार करने के लिए। तो ऐसे में आप देख सकते हो कि ज़्यादातर जो है वो माइग्रेंट स्टेटस को लेकर के वहाँ पर चाय के बागानों में काम करते हैं लोग, और उनमें भी विमेन मेनली। अब जो विमेन है उनके लिए जो वर्क प्लेस पे वायलेंस है वो इतनी ज़्यादा है कि ना तो वहाँ पर कैंटीन की फैसिलिटी है, ना टॉयलेट्स की फैसिलिटी है। और टॉयलेट और कैंटीन एक्सेस करने के लिए फिर वो मजबूरन ऐसे एरियाज़ में जाकर के सेटल होने की कोशिश करती हैं जहाँ पर नंबर ऑफ वुमेन्स ज़्यादा हों। अब वुमेन वाले ज़्यादा एरिया वाले में वो अगर वो जाती हैं और फिर वहाँ पर अपनी जो बेसिक जो डेली रूटीन का होता है काम, जैसे टॉयलेट का हो गया या फिर कुछ खाने का हो गया, फिर वहाँ पर अगर वो बिल्कुल रिमोट एरियाज़ में निकल जाती है ना सेफ प्लेस को ढूंढते हुए, तो बोला वहाँ पर वाइल्ड बीस्ट है वो अटैक कर देते हैं, तो उधर वैसे मर गए। वही बात, आगे कुआं पीछे खाई वाला एक सिनेरियो यहाँ पर क्रिएट होता है। तो यहाँ पर प्रॉब्लम क्या आ रही है कि मैन डोमिनेटेड इंफ्रास्ट्रक्चर तो मिल जाता है, जबकि वुमेन पॉइंट ऑफ व्यू से कोई डेवलपमेंट वहाँ पर प्रॉपर हमने देखा नहीं। इसके अलावा जो सुपरवाइजर, जिनको वहाँ पर सरदार बोला जाता है, वो भी जो है वो अपनी तरफ से बहुत कोशिशें करता है कि कैसे भी करके किसी ना किसी वुमेन को वो हारस करता रहे। अब उससे क्या होता है कि फिर वुमेन अपनी कलीग्स के साथ में काम करने की कोशिश करती है। वही बात वाइल्ड बीस्ट वाला जो पॉइंट है कि कैसे जैसे जान बचा करके साइड में जाके सेटल होती है, पर वहाँ पर दूसरे और प्रॉब्लम आ जाते हैं। ठीक है, इसके आगे आप देख सकते हो कि बोला शुगर केन प्लांटेशन वाले एरियाज़ में जो काम करते हैं वहाँ पर फोर्सफुली हिस्टेरेक्टोमी, दैट मीन्स कि उनके यूट्रस को इनको रिमूव करवाया जाता है। अब आप देखो इससे ज़्यादा और क्या मतलब एक बुरी परिस्थिति हो सकती है कि एक वुमेन प्रेग्नेंट ना हो जाए, उसका सेक्सुअल हरासमेंट जब किया जाता है तो मतलब उसका यूट्रस ही रिमूव करवा दो, ऐसी परिस्थितियाँ प्रिवेल कर रही हैं। साथ में ये वर्क प्लेस पे जो परिस्थिति है गंदी, वो तो है ही, घर में जब पहुंचती हैं तो उनको वर्बल, फिजिकल और सेक्सुअल अब्यूज़ का अपने हस्बैंड या किसी और के साथ में फिर फेस करना पड़ता है। तो ये डिफ़िकल्ट वर्किंग कंडीशन है
ये तब है जब हमारे पास में बहुत सारे मैकेनिज्म्स कानून के तौर पे तो अवेलेबल है, पर वही चीज़ है कि उनको सही से इम्प्लीमेंट नहीं किया जा रहा है। ठीक है, प्रॉब्लम आ रही है कि जो एक होता है ना कि ग्रीवांस रिड्रेसल मैकेनिज्म, उसकी अवेलेबिलिटी और साथ में उसकी प्रॉपर फंक्शनिंग, वो यहाँ पर मिस होती हुई दिखाई दे रही है। आज हमारे यहाँ पर सेक्सुअल हरेसमेंट ऑफ वुमेन एट वर्क प्लेस प्रिवेंशन प्रोहिबिशन एंड रिड्रेसल एक्ट 2013 ये अवेलेबल है। क्रिमिनल अमेंडमेंट एक्ट ऑफ 2013 ये अवेलेबल है। प्रोटेक्शन ऑफ वुमेन फ्रॉम डोमेस्टिक वायलेंस एक्ट ऑफ 2005 अवेलेबल है। ये तीनों एक्ट्स वुमेन को प्रोटेक्शन देने के लिए हमारे पास अवेलेबल है। उसके बावजूद भी आप देख सकते हो कि इनफॉर्मल सेक्टर में जो वुमेन काम करने जाती है उनको अभी भी डिफ़िकल्टीज़ का सामना करना पड़ता है। जबकि ये जो पॉश एक्ट है, कौन सा, सेक्सुअल हैरेसमेंट ऑफ वुमेन एट वर्क प्लेस एक्ट 2013, इसमें आप देखो सिंपल सा है कि फॉर्मल सेक्टर में अगर आप हो, फॉर्मल सेक्टर का मतलब तो हो गया कि 10 जनों से ज़्यादा आपके पास में एम्प्लॉइज हो, 10 या 10 से ज़्यादा एम्प्लॉइज होते हैं, तो फिर आपको डॉक्यूमेंटेशन करवा करके फॉर्मल सेक्टर में आप कन्वर्ट हो जाते हो। तो वहाँ पर तो क्या होता है, हर एक इंस्टीट्यूशन में इंटरनल कंप्लेन कमेटी ICC कॉन्स्टिट्यूट की जाती है। पर जहाँ पर इनफॉर्मल सेक्टर की बात आती है, जहाँ पर 10 से कम एम्प्लॉइज़ काम करते हैं, उन फर्म्स के लिए वुमेन का अगर कोई भी हरासमेंट हो रहा है तो वुमेन कहाँ पर अपनी जो पीड़ा है या फिर अपनी जो कंप्लेन है वो रजिस्टर करा सकती है। उसके लिए इस पॉश एक्ट में लोकल कंप्लेन कमेटी का प्रोविज़न किया हुआ है। अब लोकल कंप्लेन कमेटी में क्या होता है कि एक इंस्टीट्यूशन के लिए जैसे ICC है यहाँ पर, है ना, इंटरनल कंप्लेन कमेटी, वो तो नहीं होती। बाकी हाँ, लोकल कंप्लेन कमेटी क्या होती है कि बहुत सारे छोटे छोटे जो इनफॉर्मल सेक्टर के जो वर्किंग फंक्शनिंग होती है वो मिलकर के उन लोगों के लिए एक अलग से एक कॉमन एंटिटी बना दी जाती है कि हाँ जी, यहाँ पर अगर वुमेन के साथ में कोई भी इशू आए तो वुमेन यहाँ पर LCC में आकर के, लोकल कंप्लेन कमेटी में आकर के अपनी जो प्रॉब्लम है उसको रजिस्टर करा सकती है। तो सवाल क्या है, हम वाकई में अगर इंक्लूसिव ग्रोथ चाहते हैं ना, जिसमें मेल फीमेल का गैप नहीं होना चाहिए, रूरल अर्बन का गैप नहीं होना चाहिए, है ना, तो इंक्लूसिव ग्रोथ के लिए हमें बहुत कुछ इनफॉर्मल सेक्टर पर ध्यान देना होगा और उसमें भी वुमेन पे, ठीक है, उनके लिए सेफ एनवायरनमेंट प्रोवाइड करना हमारी एक प्राइम ड्यूटी है। देखो कुछ मेजर्स कैसे लिए जा सकते हैं। सबसे पहली चीज़ कि एक तो जेंडर सेंसिटाइजेशन बहुत होना चाहिए। मतलब ये कि एक दूसरे के लिए सेंसिटिविटीज़ जब मेल फीमेल के मन में होगी तो फिर वो इस तरीके की एक्टिविटीज़ को अवॉइड करेंगे। तो एक तो हो गया प्रॉपर सेंसिटाइजिंग होना चाहिए, सेंसिटिविटीज़ क्रिएट होनी चाहिए, ठीक है, जिससे क्या हो गया, जेंडर बेस्ड वायलेंस है उसको अवॉइड किया जा पाएगा। और साथ में कानून जो हमारे पास में अवेलेबल है, ऊपर हमने 3 कानून देखे ना, इन तीनों कानूनों के बारे में जो भी लेबर्स हैं जो उनकी एंट्री हो उसी टाइम पर तीनों कानूनों के बारे में सिंपल साधारण भाषा में उनको डिलीवर कर दो कि अगर आपने कुछ गड़बड़ की तो आपको इससे इतनी कड़ी से कड़ी सज़ा हो सकती है। तो उस केस में वो डेटरेंट का काम करेगा, उनको कोई भी क्राइम करने से रोकेगा। इसके अलावा जो एम्प्लॉयर है वो एक कंप्लेन कमेटी कॉन्स्टिट्यूट करे, जो कि पॉश एक्ट, ये जो प्रोहिबिशन ऑफ सेक्सुअल हरासमेंट एट वर्क प्लेस, इसके तहत कंप्लेन कमेटीज, चाहे फिर वो लोकल कंप्लेन कमेटी हो, उनके साथ पार्टिसिपेट करे, एक फंक्शनल एंगेजमेंट होनी चाहिए। इसके साथ में जो लोकल लेबरर कॉन्ट्रैक्टर्स हैं उनको भी सेंसिटाइज करने की ज़रूरत है कि आप जिन वुमेन को जॉब दिलाने के नाम पर अब एक स्टेट से दूसरे स्टेट में लेकर के जा रहे हो, उनके साथ में अगर आपने कुछ गड़बड़ किया तो ठीक बात नहीं होगी। और उनके साथ आप ऐसा कैसे कर सकते हो, थोड़ा सा उनको और उनका एक होना चाहिए ना कि बिहेवियरल इशू को एड्रेस करने की ज़रूरत है। तो पॉइंट क्या है कि मिनिमम जो मेजर्स हैं वो तो लेने हैं ही, पर साथ में धीरे धीरे टेक्निकल सपोर्ट है वो देना है। साथ में वुमेन को अपने खुद के अधिकारों को प्रोटेक्ट करने के लिए वुमेन राइट्स ऑर्गेनाइजेशन के साथ में इंगेज करना चाहिए। मतलब या फिर ये कहो जो ऑर्गेनाइजेशन वुमेन एम्पावरमेंट के लिए काम करते हैं उन ऑर्गेनाइजेशंस को, उन NGOs को वुमेन के साथ एंगेज करना चाहिए। गवर्नमेंट को आगे आना चाहिए, प्राइवेट इंडिविजुअल्स को आगे आना चाहिए। साथ में जो इंफ्रास्ट्रक्चर का इशू है उसको सॉर्ट आउट करने की भी ज़रूरत है। तो यह आर्टिकल था वुमेन एम्पावरमेंट पॉइंट ऑफ व्यू से, या फिर वुमेन की जो एक सेफ एक होनी चाहिए कि हाँ कंड्यूसिव एनवायरनमेंट मिले जहाँ पर वो इजीली काम करने में अपने आप को इंडल्ज कर सके, डरे नहीं। आगे चलते हैं अभी। नेक्स्ट आर्टिकल है रैंपिंग अप रिन्यूएबल्स। देखो इस आर्टिकल को लिखा गया है यहाँ पर सौमित दास गुप्ता जी के द्वारा।
इनका ये कहना है कि पावर जनरेशन जब भी होती है, इलेक्ट्रिसिटी जब प्रोड्यूस की जाती है ना, तो उसमें जो टैरिफ्स लगते हैं, जो चार्जेस लगते हैं, वो दो तरीके के लगते हैं। एक तो होता है फिक्स्ड। फिक्स्ड का मतलब तो हो गया कि आप चाहे प्रोड्यूस करो पावर को या प्रोड्यूस मत करो, अगर एक बार इन्वेस्टमेंट हो गया तो उसके बाद में वो परमानेंट कॉस्ट है, वो प्रोड्यूस की जाए, मतलब वो जो जनरेटर है, ठीक है, जनरेशन में जो लगी हुई कंपनी है, उसको वो पैसा मिलता रहता है, चाहे फिर वो पावर प्रोड्यूस करे या ना करे। कारण कि एक बहुत बड़ा इन्वेस्टमेंट होता है और वहाँ पर कैपिटल जो है वो इन्वेस्ट हो गई है, तो उस केस में उसको वो पैसा मिलता रहना चाहिए। दूसरा जो होता है वो वेरिएबल में क्या होता है, सिंपल सी बात है कि आपने इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस की और इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस करने के बाद में मार्केट में आप बेच देते हो, तो बेचने से आपको जो रिटर्न मिलता है और जितनी क्वांटिटी में आप जितनी यूनिट्स इलेक्ट्रिसिटी की बेचते हो उतना रिटर्न आता है, तो वो हो गया वेरिएबल। तो इस तरीके से टू पार्ट टैरिफ सिस्टम जो है वो हमारे यहाँ पर 1992 से चलन में है, लगातार चलता आ रहा है। ऐसे में आप देख लो कि थर्मल पावर प्लांट की बात कर लो, जिसमें कोल बेस्ड या जो नेचुरल गैस होती है उसके बेसिस पे इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस की जाती है, या हाइड्रो जनरेशन जिसमें बड़े बड़े डैम बना करके और इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस की जा सकती है, की जाती है। तो वहाँ पर तो देखो ये इजीली टू पार्ट टैरिफ, कौन सा, फिक्स्ड एंड वेरिएबल, ये एप्लीकेबल है। पर जबकि दूसरी तरफ हम रिन्यूएबल एनर्जी की बात करें, जिसमें सोलर, विंड या फिर न्यूक्लियर को भी कंसिडर कर लो, इनमें अभी तक इसको इन्वॉल्वमेंट में नहीं लाया गया है। तो देखो टू पार्ट फॉर्मूला में वेरिएबल कॉस्ट है, वो तो किस पे डिपेंड कर रही है कि भाई सीधी सी बात है कितनी इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस की जा रही है, कितनी इलेक्ट्रिसिटी सप्लाई कर रहा है एक जनरेटर, ठीक है, जनरेट करने वाली जो कंपनी है वो। तो ऐसे में वो कैलकुलेशन की जाती है, एक रेगुलेटरी कमीशन होता है उसके द्वारा। और दूसरी तरफ अगर हम देखें, ये जो कैलकुलेशन है कौन सी, फिक्स्ड वाली में तो सिंपल सी बात है कितनी क्वांटिटी डली हुई है, कितना इन्वेस्टमेंट हुआ है, वो तो सीधी सी बात है जितना इन्वेस्टमेंट हुआ उसका हिसाब से कैलकुलेट हो जाएगा। दूसरी तरफ क्वांटिटी मेजर करना भी एक इंपॉर्टेंट चीज है, तभी आप पता कर पाओगे कि कितनी क्वांटिटी कंज्यूम हुई है, कितना हमारे पास स्टॉक है और कितनी इलेक्ट्रिसिटी हमने प्रोड्यूस कर दी। तो ऐसे में कोल, गैस, लिग्नाइट या फिर लिग्नाइट या बिटुमिनस, इनके बारे में तो चलो आपको आइडिया लग जाता है कि हाँ जी हमारे पास में कितना स्टॉक अवेलेबल है। जबकि दूसरी तरफ अगर दूसरे सेगमेंट्स में देखें तो वहां पर थोड़ा सा इशू रहता है। जैसे एक तो हाइड्रो इलेक्ट्रिसिटी की यहाँ पर बात करें, हाइड्रो पावर जनरेशन की, उसमें थोड़ा सा मुश्किल रहता है कि भाई पानी कितना स्टोर्ड है। अब गैस को, कोल को, ये तो आप मेजर कर लोगे कि कितना है एक जनरेटर के पास में अवेलेबल स्टॉक, पर पानी कितना है एक वॉल्यूम में, उसको मेजर करना अपने आप में कहीं ना कहीं मुश्किल होता है, ठीक है। पर फिर भी जो एंटायर कॉस्ट है कौन सी, हाइड्रो स्टेशन की, कौन सी, हमने फिक्स्ड और वेरिएबल दोनों की अगर बात करें तो उसको ज़्यादातर कॉस्ट में फिक्स्ड में ही कंसिडर किया जाता है कि हाँ भाई इतना पानी है, एरिया इतना है, हाइट ही मेजर कर सकते हैं। अब वो एक्चुअल में वॉल्यूम कितना है उसका भी एस्टिमेशन ही लगता है, एक्यूरेसी आती नहीं है। तो ऐसे में वो फिक्स्ड कॉस्ट पे ही रिलाई करते हैं। पर उस फिक्स्ड में भी क्या होता है, आधे को तो फिक्स्ड मान लिया जाता है, आधे को वेरिएबल मान लिया जाता है, और जो भी वेरिएशन करना होता है रेगुलेटरी कमीशन के द्वारा वो मैनेज कर लिया जाता है। तो ये सारी इक्वेशन जो हमने समझी है ना, वो सिंपल सी बात यही है कि हमारे यहाँ पर पावर जनरेटर जो है उसको जितनी भी लागत आती है, एक तो लागत का मतलब हो गया एक तो कैपिटल इन्वेस्टमेंट, जो इतना बड़ा इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप करना होता है, और दूसरा होता है कि आप डेली बेसिस पे जितना प्रोडक्शन करते हो जिसमें पर यूनिट के हिसाब से आपको चार्ज मिले। तो जो परमानेंट जो कैपिटल इन्वेस्ट हो गया उसके लिए आपको जो पैसा मिलता है दैट इज फिक्स्ड टैरिफ। जबकि दूसरी तरफ जो वेरिएबल, मतलब डिमांड के हिसाब से इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस की और उसके हिसाब से आपको जो चार्जेस मिल रहे हैं वो हो जाएगा आपका वेरिएबल टैरिफ। तो बोले थर्मल और हाइड्रो इलेक्ट्रिसिटी, इन दो में तो देखो एप्लीकेबल है। पर दूसरी तरफ अगर हम सोलर विंड की बात करें तो ये तो चलो रिन्यूएबल एनर्जी में है, अभी तक इस पर हमने ध्यान दिया नहीं है। पर न्यूक्लियर एनर्जी में भी क्या है कि एक बार आपने इन्वेस्ट कर दिया, पावर प्लांट आपने तैयार कर दिया, न्यूक्लियर पावर प्लांट, फिर इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस की, तो वहां पर ये नहीं होता कि आप कम ज्यादा कर सको। न्यूक्लियर में तो क्या हो गया, जितना प्रोड्यूस करने की शुरुआत हो गई तो वो एक स्ट्रीम में कंटिन्यूस चलता रहता है ना, उसमें आपको कंटिन्यूस मेंटेन रखना पड़ता है उस स्ट्रीम को। पर वही बात आ जाती है कि न्यूक्लियर एनर्जी का हमारे पूरी एनर्जी बजट में या एनर्जी बास्केट में कंट्रीब्यूशन कितना है, तो राइटर बोल रहे हैं केवल 2%। तो बोले इसको हम एक बार इग्नोर भी करें तो सवाल यह है कि सोलर और विंड एनर्जी का कितना कंट्रीब्यूशन है हमारे यहां पर बास्केट में, एनर्जी बास्केट में, तो वो अभी तक 10% तक हम अचीव कर चुके हैं। तो जिस तरीके से टैरिफ्स थर्मल पावर प्लांट और हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर प्लांट के लिए डिसाइड होते हैं
बोला उसी तरीके का सिस्टम हमें ज़रूरी है अभी कि हम जो रिन्यूएबल एनर्जी सेगमेंट है जिसमें मेनली सोलर और विंड, इनके लिए भी हमें ध्यान रखना होगा। कारण क्योंकि इनका कंट्रीब्यूशन बहुत बढ़ रहा है। रही सही में जो कॉन्फ्रेंस ऑफ पार्टीज 26 जो ग्लासगो में अभी कंडक्ट हुई थी, जिसमें हमारे प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी जी ने जो पंचामृत का जो सिद्धांत दिया, प्रिंसिपल दिया, जिसमें ये था कि हम 2030 तक 50% जो हमारी एनर्जी डिपेंडेंसी है वो रिन्यूएबल एनर्जी के बेसिस पे फुलफिल करेंगे। इसका मतलब हमारे एस्पिरेशंस बहुत ज़्यादा हैं। इसके लिए फिर गवर्नमेंट किस पे जाती है? एक प्रिंसिपल होता है दैट इज मस्ट रन स्टेटस। इसका मतलब कि ये तो चलना ही चाहिए, यहां से तो इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस होनी ही चाहिए। अगर ये प्लांट या फिर ये सेगमेंट इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस नहीं करे, अब वो सोलर हो चाहे थर्मल हो चाहे कोई सा भी हो, ठीक है, उसको मस्ट रन स्टेटस दे दिया ना, तो वहां पर इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस करना मैंडेटरी हो जाता है सरकार के लिए। क्यों? क्योंकि एनर्जी अगर नहीं सप्लाई होगी तो पूरी इकोनॉमी ठप हो जाएगी। एक बार सोचो इलेक्ट्रिसिटी चली जाती है तो क्या हाल हो जाता है। तो ऐसे में रिन्यूएबल एनर्जी सेक्टर को भी अगर मस्ट रन स्टेटस दिया जाता है तो सवाल ये है कि इसके पीछे का जो लॉजिक है वो ये मस्ट रन का कि सनरेज है वो जो आ गई वो आ गई, अब दोबारा वो सनरे तो नहीं आएगी, अब तो नई सनरेज आएंगी। सिमिलरली हवा, आज के टाइम पे जो हवा चल रही है उस हवा की जो स्पीड है कोई जरूरी नहीं है कि वो जरूरी क्या मतलब एक बार हवा अगर पास हो गई तो वो दोबारा नहीं आती है ना। तो बोले ये तो हमेशा के लिए एक बार जो हो गया वो तो हो गया सनरेज में, या फिर आप बात कर लो विंड वेलोसिटी की बात अगर हम करें तो ऐसे में मस्ट रन स्टेटस इसीलिए देने की बात हो रही है कि अगर मस्ट रन स्टेटस देंगे तो परिस्थिति चाहे कुछ भी हो, हवा चाहे गर्म हो चाहे ठंडी हो, बस वो रन करता रहे विंड मिल जो है, और सनलाइट की जहां जहां पर अवेलेबिलिटी है वहां पर सोलर पावर प्लांट जो है वो एक्टिवली काम करता रहे। तो पॉइंट यहां पर ये आता है कि हमारे यहाँ पर स्टेट लोड डिस्पैच सेंटर SLDCs काम करते हैं और उनको इस प्रिंसिपल के तहत इंस्ट्रक्शन दिए हुए हैं कि जी आपको मस्ट रन कैटेगरी में डालना है जो रिन्यूएबल एनर्जी है। और सवाल यहीं पर आ जाता है कि मस्ट रन कैटेगरी में आप डाल रहे हो तो एक बार आप थोड़ा सा इसकी रियलिटी को भी चेक करो। देखो होता है क्या, मस्ट रन का मतलब ये हो गया कि आपको अफोर्डेबल प्राइसेस पे, अफोर्डेबल का मतलब आप थोड़ा सा चीप भी मान लो, सस्ता भी मान लो, ठीक है, सस्ती रेट पे इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस करने वाले जो भी हमारे पास सिस्टम्स हैं उनको आप मस्ट रन स्टेटस दो तो देखो जो कंज्यूमर है वो भी उस बिजली को खरीदेगा। पर अगर आप यहां पर रियलिटी चेक देखो वो ये है कि मस्ट रन स्टेटस आपने थर्मल पावर प्लांट या हाइड्रो इलेक्ट्रिसिटी वाले जनरेटर को दे रखा है तो वो तो क्या है, आपको बहुत सस्ती इलेक्ट्रिसिटी दे रहे हैं। पर यूनिट 1.32 समथिंग चार्जेस लग रहे हैं। यहां पर आप देखो 1.36, 1.36, 1.43, 1.72, ये यहां पर थर्मल पावर प्लांट है एनटीपीसी के अंडर में चलने वाले, जो पर यूनिट के हिसाब से 2 रुपए या 2 रुपए से कम का चार्ज ले रहे हैं। जबकि रिन्यूएबल एनर्जी जनरेटर की बात करें तो वो हमारे कितना चार्ज ले रहे हैं, 2.5 रुपए पर यूनिट। सोलर जनरेशन की हम बात करें, अब आप बताओ कि मस्ट रन का आपने टैग तो दे दिया, वो मस्ट रन में इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस भी कर लेंगे, पर लोग खरीदेंगे कब, जब इलेक्ट्रिसिटी थर्मल पावर प्लांट से प्रोड्यूस इलेक्ट्रिसिटी सस्ती मिल रही है तो सोलर इलेक्ट्रिसिटी, जो सोलर पावर बेस्ड इलेक्ट्रिसिटी जनरेटेड है उसको लोग क्यों खरीदेंगे, ये एक मेन सवाल आ जाता है। क्योंकि थर्मल पावर प्लांट से प्रोड्यूस इलेक्ट्रिसिटी सस्ती मिल रही है। अब यहाँ पर एग्जांपल हमने देख ली ऑलरेडी कि एनटीपीसी के कुछ ऐसे प्लांट्स हैं कोल फायर्ड पिट्स जो कि इतना सस्ता इलेक्ट्रिसिटी सप्लाई दे रहे हैं, क्योंकि इलेक्ट्रिसिटी सप्लाई के बेसिस पे कौन सा टैरिफ डिसाइड होते हैं, वेरिएबल, फिक्स्ड है वो तो फिक्स्ड है, फिर ठीक है, बाकी वेरिएबल है जो जितनी इलेक्ट्रिसिटी जाएगी उसमें आप देखो पर यूनिट के हिसाब से सिमाद्री 1.36 पे, कोरबा 1.36 पे, सिपात 1.43, विंध्याचल 1.7, तालसर पावर प्लांट जो कोल बेस्ड है वो 2 रुपए में 1 यूनिट दे रहा है। तो आप एक तरफ तो 2.5 रुपए पर यूनिट की बात कर रहे हो और एक तरफ इतनी सस्ती की बात कर रहे हो, तो कंज्यूमर के सामने जब चॉइस आएगी फिर वो शायद ये देखे कि हाँ जी कि क्वालिटी वाइज कौन सा है या फिर जो लॉन्ग टर्म के हिसाब से कौन सा है, वो पहली प्रायोरिटी तो ये देखेगा भाई सस्ता तो मिले हमें कम से कम। और ये तो चलो 2.5 रुपए जो है ना, 2.5 रुपए पर यूनिट सोलर पावर प्लांट का, ये तो वो है जो अभी रिसेंटली इंस्टॉल हुए हैं। पहले के जो पुराने इंस्टॉल पावर प्लांट्स है ना उनमें तो पर यूनिट 3 रुपए के हिसाब से चार्ज लगता है, क्योंकि उनके इंस्टॉलेशन में बहुत महंगा, बहुत ज़्यादा पैसा लगा था।
तो ऐसे में ज़रूरत क्या है कि अगर आपने SLDCs को मस्ट रन स्टेटस देने के लिए बोल दिया है कि हाँ जी सोलर इन एनर्जी जो बेस्ड पावर प्लांट्स है वो चलने ही चाहिए, उनकी प्रोडक्शन होना ही चाहिए, तो बोला उसके लिए आपको सोल्यूशन निकालना होगा। वो क्या है कि अभी तक आपने सोलर और विंड जनरेशन या जनरेटर जो हैं उनको 2 पार्ट टैरिफ वाले सेगमेंट में इंट्रोड्यूस नहीं किया है, तो बोलो वो सॉल्यूशन अभी अवेलेबल है, उसको अब कर लेना चाहिए। जैसे हमने अभी देखा हाइड्रो इलेक्ट्रिसिटी में टोटल फिक्स्ड टैरिफ ही कलेक्ट होता है, और उस फिक्स्ड में से 50% वेरिएबल के तौर पे होता है, 50% किसके लिए होता है, फिक्स्ड के हिसाब से। तो बोला यही चीज़ है, यही एक ऑप्शन हमारे पास में निकल रहा है कि एक तरफ हम सोलर प्लांट को या रिन्यूएबल एनर्जी प्लांट को मस्ट रन प्रिंसिपल के तौर पे रन कराना चाह रहे हैं, तो उस पर ध्यान देना होगा। कारण क्या होता है, देखो हमारे क्या यहाँ पर एक बार सोलर पावर प्लांट इंस्टॉल हो गया, एक बार अगर सोलर पावर प्लांट इंस्टॉल हो गया तो क्या वो सारे साल ही इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस करेगा क्या? कभी तो बादल बन जाते हैं, कभी क्या बोलते हैं इसका, प्रॉपर सनरेज अवेलेबल नहीं होती है, तो उस केस में वो इलेक्ट्रिसिटी प्रोडक्शन कभी ना कभी तो रुकेगा। और अगर वो रुकेगा तो उस दरमियान उस वक्त उसको क्या बिल्कुल जीरो पे रखोगे आप? ऐसे रखोगे तो फिर प्राइवेट सेक्टर अट्रैक्टेड ही नहीं होगा। आपका जो 450 से 500 गीगावाट का टारगेट है कि हाँ जी हम हमारी जितनी भी एनर्जी रिक्वायरमेंट है उसका 50% रिक्वायरमेंट फुलफिल करेंगे इलेक्ट्रिसिटी बेस्ड, ये जो सोलर रिन्यूएबल एनर्जी बेस्ड, तो बोलो वो फिर भूल जाओ आप टारगेट। वो अगर पूरा करना है तो आपको जब ऑफ सीजन हो ना, जिसमें इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस करने में सक्षम नहीं है वो रिन्यूएबल एनर्जी प्लांट, तब भी उसको आप पैसे देते रहो कुछ ना कुछ, क्योंकि कई बार मेंटेनेंस का काम भी आता है, कई बार रिन्यू करने का काम भी आता है, कई बार मौसम भी फेवर नहीं करता है, कई बार सप्लाई का इशू रहता है। तो बोलो उस केस में आप वहाँ पर उनको रोक दोगे, वो चलेगा नहीं। तो ऐसे में जो थर्मल पावर प्लांट या हाइड्रो इलेक्ट्रिसिटी पावर प्लांट्स होते हैं जहाँ पर इलेक्ट्रिसिटी जनरेट होती है, तो बोलो वहाँ पर जिस तरीके की सप्लाई का सिस्टम है ना, 2 टैरिफ्स में वेरिएबल और फिक्स्ड, वो का वो सेगमेंट है हमें यहाँ पर इम्प्लीमेंट करना होगा। देखो गवर्नमेंट तो सीधी सी बात है टारगेट फिक्स कर देती है कि हमें ये करना है, उन टारगेट्स को इम्प्लीमेंट कौन करेगा? उन टारगेट्स को इम्प्लीमेंट करने के लिए प्राइवेट प्लेयर्स को लाना होगा, और प्राइवेट प्लेयर्स को ये लगेगा कि साला नुकसान है वहाँ पे, वहाँ पर अगर नुकसान है तो वो आएंगे क्यों? सिंपल सी बात है। तो इस तरीके से क्या हो जाता है कि पॉइंट जो मेन थे वो ये कि भाई सिंगल से हमें 2 पार्ट टैरिफ स्ट्रक्चर पे जाने की ज़रूरत है रिन्यूएबल एनर्जी में पर्टिकुलरली। और आज का वक्त जो है वो हमें पुश भी कर रहा है कि ज़रूरत है क्लाइमेट चेंज को कंट्रोल करने के लिए कि हम स्विच कर जाएं रिन्यूएबल एनर्जी की तरफ। ठीक है, तो ये एक फेवरेबल पॉइंट था, अच्छा था, समझ लिया हमने कि कैसे कॉस्टिंग कैलकुलेट होती है और कैसे हम सोलर पावर को और ज़्यादा प्रमोट कर सकते हैं। ठीक है जी, आगे चलते हैं। नेक्स्ट आर्टिकल है काउंटिंग द रूबल्स। देखो आर्टिकल में बताया गया है कि अभी रिसेंटली हमारी फाइनेंस मिनिस्टर निर्मला सीतारमन जी ने कंफर्म किया है कि हमने 3 से 4 दिन का क्रूड ऑयल रशिया से डिस्काउंटेड रेट पे खरीदा है। ठीक है, जबकि वेस्टर्न कंट्रीज हमें लगातार वार्न कर रहे थे कि जो भी मॉस्को के साथ ट्रेड करेगा उसको कोई ना कोई कॉन्सिक्वेंसेस देखने को मिलेंगे। पर हमारे लिए जो इंपॉर्टेंट है वो ये कि हमने हमारे नेशनल इंटरेस्ट को देखा, हमारे राष्ट्र हित को ध्यान में रखा, और साथ में हमारी जो एनर्जी सिक्योरिटी थी उसको ध्यान में रखा। इवन हमारे जो एक्सटर्नल अफेयर मिनिस्टर है एस जयशंकर जी, उन्होंने भी कह दिया कि भाई आप वो कंट्रीज हमारे ऊपर दबाव क्यों बनाते हैं जो ऑलरेडी जब से रशिया ने यूक्रेन पे अटैक किया है तब से अपनी जो एनर्जी रिक्वायरमेंट है वो रशिया से पहले जितनी रिक्वायरमेंट पूरी करते थे उससे ज़्यादा इंपोर्ट कर रहे हैं। वो हमें आप कैसे दबाव में ला सकते हो कि आप कुछ लेन देन नहीं करोगे? क्योंकि यूरोपियन यूनियन जो सैंक्शंस लगा रही है रशिया पे आज, वो यूरोपियन यूनियन अपनी क्रूड ऑयल की रिक्वायरमेंट का लगभग क्वार्टर अराउंड 25% रशिया पे डिपेंडेंट है। गैस इंपोर्ट 38%, और वो बढ़ाई है, कम और नहीं हुआ है। ठीक है, तो ऐसे में आप इंडिया पे कैसे दबाव बना सकते हो जबकि इंडिया रशिया से क्रूड ऑयल कितना इंपोर्ट करता है? जितना हमारा पूरा बास्केट है ना क्रूड ऑयल का, उसका केवल 1.5% हम रशिया से इंपोर्ट करते हैं। और अप्रैल जनवरी 2021-22 में अब जाकर के थोड़ा बहुत आप मानो कि 2.3% तक हम आगे बढ़ पाए हैं। तो पॉइंट क्या है कि हमारे ऊपर आप दबाव बना रहे हो जो कि हम 1 या 2% की हमारी रिक्वायरमेंट पूरी कर रहे हैं, आप 38-38% रिक्वायरमेंट पूरी कर रहे हो। पहले कम से कम आप खुद को तो देखो। और रशिया से इंडिया का इंपोर्ट करना इसलिए ज़रूरी है कि जहां पर अगर पर बैरल $35 तक अगर डिस्काउंट मिले तो हम क्यों नहीं जाएंगे भाई, कस्टमर है हम भी, राइट। दूसरी तरफ
जो ब्रेंट क्रूड ऑयल है जो हम यहाँ पर गल्फ कंट्रीज से खरीदते हैं, वहां से अगर देखें तो वो लगभग $105 पर बैरल के हिसाब से आता है, ठीक है। और 8 मार्च को तो आप देखो 127 सॉरी $127.98 पर बैरल तक पहुंच गया था। तो रशिया हमें सस्ते में देगा तो हम क्यों नहीं करेंगे, जबकि आज हमारा रशिया के साथ में ट्रेड कितना है, बहुत कम। $7 बिलियन का तो हमारा इंपोर्ट है, $3 बिलियन का हमारा एक्सपोर्ट है, $10 बिलियन का ट्रेड रिलेशन है इंडिया और रशिया का, जो कि बहुत ज़्यादा हुआ करता था 1991 से पहले। अब क्या है, रुपी एंड रूबल, इसकी ट्रेड की बात हो रही है, क्योंकि डी डॉलराइजेशन का सेगमेंट हमने पहले भी बात की थी कि डॉलर को कैसे भी अवॉइड करने के लिए चाइना, रशिया ये बहुत एफर्ट्स कर रहे हैं। और रशिया ने ये बोल भी दिया है, कल परसों हमने एक्सप्लेन पेज डिस्कस किया था जिसमें बोला था पुतिन्स रूबल गैम्बिट, जिसमें पुतिन ने ये कह दिया कि भाई यूरोपियन कंट्रीज, आप भी हमसे एनर्जी मांग रहे हो ना, पेमेंट हमें डॉलर्स में या यूरो में नहीं चाहिए, पेमेंट हमें रूबल में करो। तो इंडिया का भी अब रेल जो ट्रेड होगा तो उसमें इंडिया को पेमेंट रूबल में ही करना है। रुपी रूबल एक्सचेंज कैसे मेंटेन हो पाएगा, देखो रशिया से हम फ्यूल इंपोर्ट करेंगे, फर्टिलाइजर ऑलरेडी इंपोर्ट करते ही हैं, तो देखो अच्छा खासा $7 बिलियन का हमारा इंपोर्ट है, जबकि हम $3 बिलियन का एक्सपोर्ट कर रहे हैं। अगर उसके हिसाब से भी देखें तो $4 बिलियन का ट्रेड डेफिसिट है कि नहीं रशिया, जो कि रशिया के फेवर में, हमारे अगेंस्ट में। तो हम क्या कर सकते हैं, हम हमारे यहाँ से फार्मास्यूटिकल्स, टी, टेक्सटाइल, बफेलो मीट ये एक्सपोर्ट कर सकते हैं। ये एक्सपोर्ट करके रूबल में पैसा कमाएंगे और वो रूबल से फिर हमारी जो रिक्वायरमेंट है, अच्छा आगे भी है, बफेलो मीट, शुगर, राइस, डेयरी प्रोडक्ट, ये हम रशिया को बेच सकते हैं। रशिया से फिर बोल देंगे कि भाई हमें पेमेंट करो रूबल में, और फिर रशिया से हम खरीद लेंगे क्रूड ऑयल और उसके बदले में रूबल पे कर देंगे। तो इस तरीके से हमारा एक सिस्टम है वो चल जाएगा। पर सवाल क्या है कि जो वेस्टर्न कंट्रीज हमारे ऊपर दबाव बना रहे हैं, उसमें हमने हमारा नेशनल इकोनॉमिक इंटरेस्ट देखा है तो उसमें हमने कोई गलती नहीं की है। कारण देखो कि एक तरफ तो स्विफ्ट मैसेजिंग नेटवर्क, उसमें से रशियन बैंक्स पे सैंक्शंस लगाए हैं, पर दूसरी तरफ जो एनर्जी रिक्वायरमेंट पूरी करने की बात आ रही है ना इन वेस्टर्न कंट्रीज की, वहां पर वो लेन देन जो रशियन बैंक्स के साथ में कर रहे हैं उसमें वो स्विफ्ट नेटवर्क का यूज कर रहे हैं, जबकि रशियन बैंक वहां पर इन्वॉल्व है। तो ये तो एकदम पार्शियलिटी वाली चीज हो गई। दूसरी तरफ यूएसए ने दबाव में ला करके हमें ये कहा था, डोनाल्ड ट्रंप के टाइम की बात है, कि भाई आप ईरान से अपने रिलेशंस हैं वो बिल्कुल बंद करो, ठीक है। मेनली तो कौन से, क्योंकि वो कार्ड्स एक्ट जो इंट्रोड्यूस हुआ था जिसके तहत ये कहा गया था कि यूएसए की जो भी एडवर्सरी कंट्रीज हैं, मेनली तो रशिया, नॉर्थ कोरिया और ईरान, इनसे कोई भी ट्रेड रिलेशन रखेगा बोलो उन कंट्रीज को हम उनके अगेंस्ट में भी सैंक्शंस लगा देंगे। तो कोई ज़माने में जब 2018-19 की बात करें तो हम लगभग 24 मिलियन टन्स के लगभग इंपोर्ट किया करते थे, बहुत क्रूड ऑयल की बात करें, जो कि अब नियरली 0 पे पहुंच गया है। तो ईरान से हमारी डिपेंडेंसी कहाँ 24 मिलियन से हम पहुंच गए कहाँ पे। अब आप देख लो कि यहाँ पर ये जो दबाव था इसका कॉन्सिक्वेंस ये है कि हमें यहाँ से हमारे जो कस्टमर्स हैं, हमारे जो लोकल इंडिविजुअल्स हैं, उनकी एनर्जी सिक्योरिटी अंडर थ्रेट आ गई, उनको पैसा ज़्यादा खर्च करना पड़ रहा है। तो रशिया अगर सस्ता बेचेगा, और वो भी तब जब $100 पर बैरल के हिसाब से क्रूड ऑयल बिक रहा है इंटरनेशनल मार्केट में, तो हम भी तो भाई सोच समझ करके डिसीजन लेंगे ना। जब हम बिल्कुल ही बर्बाद हो जाएंगे तब डिसीजन लेंगे, उससे बढ़िया पहले ही सोच के चलेंगे, और यही डिसीजन लिया गया है। तो बात ऐसी है, डिप्लोमेसी और डायलॉग, इसके लिए अगर आप किसी कंट्री पे अननेसेसरी कॉस्ट बियर करो तो वो मतलब वाली चीज़ नहीं है। बात की जगह बात, एंगेजमेंट की जगह एंगेजमेंट। रशिया ने जो एक्शन लिया है यूक्रेन के खिलाफ उसका फेवर बिल्कुल नहीं करता इंडिया, पर इसका मतलब ये नहीं है कि रशिया से जो एंगेजमेंट है उसको तोड़ दिया जाए। कारण ये है कि हमारी एनर्जी सिक्योरिटी देखना भी ज़रूरी है, नहीं तो हम वीक पड़ जाएंगे, लड़ाई तो कहीं और हो रही है, बर्बाद हम हो जाएंगे। तो वो चीज़ कहीं ना कहीं फेवर में नहीं है। तो ये चीज़ है, गवर्नमेंट के जो भी कदम है बिल्कुल बैलेंस्ड है, सोच समझ करके आगे बढ़ाए जा रहे हैं। तो 3 आर्टिकल्स थे, तीनों खत्म। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। और बाकी बचे हुए सेक्शंस में अगर देखो तो इधर इमरान खान का जो इम्पीचमेंट मोशन था उसको एक बार तो देखो स्क्रैप कर दिया है। तो इससे संबंधित एक्सप्लेन पेज पे जो आर्टिकल है, जहाँ तक मुझे पता है, मैंने देखा नहीं, वहाँ पर कॉन्स्टिट्यूशन है पाकिस्तान का, उसमें आर्टिकल 5 है, उससे संबंधित कुछ प्रोविज़न है वो हम जानेंगे। बाकी जो आर्टिकल्स हैं उनमें अफ्स्पा के बारे में हमने ऑलरेडी बात कर ली डिटेल में, देखना चाहो तो देख लेना। फिर उधर बताया जा रहा है कि ऑटो विस्मार्क जो थे, जिन्होंने जर्मनी का यूनिफिकेशन किया था,
उस इंडिविजुअल की क्या अप्रोच थी, पुतिन की क्या अप्रोच है, उससे संबंधित है, वो यूक्रेन वॉर आ गया। तो ऐसे में वो चीज़ें रिपीट हो रही है, इसलिए कुछ भी देखा नहीं। बस ये है कि आप एक बार खुद से नज़र डाल लोगे तो कुछ एडिशनल पॉइंट मिले तो ठीक है, नहीं आपके पास ऑलरेडी बहुत मटीरियल है, तो ऐसा कुछ करने की ज़रूरत नहीं है। ठीक है, तो एक काम कर लेना, ऑट्टो बिस्मार्क है ना, उसके बारे में आप एक बार, ऑट्टो वॉन बिस्मार्क, उसके बारे में एक बार आप ज़रूर पढ़ोगे, क्योंकि एक बार क्वेश्चन आया था कि हमारे यहाँ पर इंडिया को इंटीग्रेट करने में सरदार वल्लभ भाई पटेल का रोल था और उधर जर्मनी को इंटीग्रेट करने में ऑट्टो बिस्मार्क का रोल था। दोनों को आप कंपेयर करो, रेलेवेंस बताओ, इन दोनों के बीच की डिफरेंस बताओ। तो इस पॉइंट ऑफ व्यू से एक बार आप जरूर देखोगे। ठीक है, तो इस डिस्कशन में इतना ही है। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।